हम जिस 2 स्किल्स पे यहाँ इस सब्जेक्ट में फोकस करेंगे वो है ठीक है, क्योंकि अभी आप प्रेजेंटेशन नहीं सीख रहे, ये सब्जेक्ट आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं सिखा रहा। वो आप कैप में जब आएंगे और अगर आई कैप ने कोई नया कोर्स आप पे मुसल्लत किया, जैसे कि वो एक उनका प्लान है पीपीई के नाम से, तब आपको बोलने की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप आगे जाएंगे फर्दर आर्टिकलशिप या इंटरव्यू या किसी चीज में, तो वहां आपको इंग्लिश बोलनी होगी, राइट। क्योंकि जितनी भी अच्छी फॉर्म्स है वो आपको इसीलिए सिखाया करेंगे कि आपकी रिटन एंड स्पोकन पावर अच्छी है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस। तभी आपको वो 2 स्किल्स छोड़ देना, आपको सिर्फ ये 2 स्किल्स पे अपने काम करना है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये पेपर आपका कितने मार्क्स का होता है? टोटल मार्क्स होते हैं आपके 100, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है, जिसको आपको 50% मार्क्स लेके पास करना होता है। किसी के 49 भी आते हैं और वो नंबर हाईलाइट होकर आ जाते हैं तो मींस आप फेल है, आपको दोबारा ही पेपर देना है। पूरे सीए की जर्नी में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आपके मार्क्स लिखे हुए आ जाए तो आपके लिए शर्मिंदगी का मुकाम आ गया है कि अब आपको ये पेपर दोबारा देना है। क्यों? क्योंकि मार्क्स अपीयर होने का मकसद ये है कि यू हैव नॉट क्लियर्ड द पेपर, ठीक है। और अगर आप पास हो जाते हैं तो पास लिख देते हैं और आप ऑब्वियसली आगे आ गए, ठीक है। 50% मार्क्स आपको इसमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब 50% मार्क्स के लिए मैं आपको बताती हूँ पेपर पैटर्न आपका है, ठीक है। हम क्योंकि बेसिकली आप लोगों का ये बैच बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट हुआ है और अब आप लोग दिसंबर अटेम्प्ट में ये पेपर देंगे, राइट। तो आपके पास एम्पल टाइम है, यानी कि इतना टाइम है कि आप आराम से चीजों की प्रैक्टिस करें, अपने आप को इस पेपर के लिए तैयार कर लें, ठीक है। वैसे ये कोर्स बहुत छोटा है, इस पूरी बुक में आपके टोटल चैप्टर होंगे 6, ठीक है। एक में आपको राइटिंग प्रोसेस सिखाया जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ ये बात की जाएगी जो बहुत बेसिक है कि राइटिंग का कोई भी काम किस तरीके से शुरू होता है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड, थर्ड, इस तरह करके आप फाइनल ड्राफ्ट क्या लिखते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपका शायद मोस्ट प्रॉब्ली इसका आएगा, आई थिंक रिपोर्टिंग है, अभी देख लेते हैं। अब हो सकता है मैं थोड़ा आगे पीछे कर रही हूँ। रिपोर्टिंग में आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स पढ़ाई गई हैं, ठीक है, जो ना आपके पेपर में आएंगी, ठीक है, और ना ही अभी आपको डिटेल में कराए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही कैप में आते हैं पीआरसी क्लियर करके तो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है, उसमें आप लोग प्रॉपर रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है, कि रिपोर्ट्स कैसे बनती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स में क्या क्या होता है और सारी चीजें। यहाँ आपको सिर्फ ये बता दिया जाएगा रिपोर्ट क्या है, वो लेटर से अलग कैसे होती है, ठीक है, डिफरेंशिएशन, और दूसरा ये कि कितनी टाइप की रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती है बिजनेस में, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद आपका एक चैप्टर आ जाता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का पूरा चैप्टर है जिसमें आपको वोकैबुलरी के डिफरेंट यूजेस बताए गए हैं, यानी कि आपको ये बताया गया है कि वोकैबुलरी जो होती है वो एक डेली यूज में यूज होती है, जैसे हम यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम उनके मीनिंग्स हम डिक्शनरी में नहीं देखते हैं, लेकिन हमें कॉन्टेक्चुअली पता चल जा रहा है कि क्या बात है, ठीक है। फिर इसमें सिनोनिम्स बताए गए हैं, एंटोनिम्स अलग यानी कि ऑपोजिट्स अलग बताए गए हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको वोकैबुलरी चैप्टर में बताई जाएंगी, ठीक है। फिर एक चैप्टर है आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या चीज होती है, हम सबको पता है, ऐसे राइटिंग हम सबने की होगी, आप सबने ऐसे राइटिंग पेपर में कभी ना कभी किसी लेवल पे की है, ठीक है। ऐसे ही राइटिंग में कई टाइप्स होती है, ठीक है। तो आपने यूजुअली किस तरह के ऐसे लिखे, कभी टाइप पे वो किया है, कौन सा टाइप ज्यादा लिखा, मतलब किस टाइप का ऐसे लिखा है, कैसे टॉपिक्स आते थे? समरी और ऐसे, क्या इन दोनों में कोई फर्क होता है? तो फिर समरी में ऐसे लिखने होते थे, क्या कहना चाहते हैं? वो जो टॉपिक्स होते थे उनके हवाले से लिखना होता था, जैसे एफएडीएफ हो गया, उसके हवाले से दे दिए जाते थे, इसके बारे में। एफएडीएफ क्या होता है? ये पता नहीं था मुझे उस टाइम क्या होता है, ये जो हमारी ग्रेड इसमें था पाकिस्तान एफएडीएफ, करंट सिचुएशन का आता है ऐसा। अच्छा, यानी कि टॉपिक किस तरह के होते हैं, मैं ये कोविड हो गया, पीएसएल, ठीक है, पीएसएल मैचेस इस तरह से, कोविड इन पाकिस्तान, कोविड इम्पैक्ट, ये किस तरह के ऐसे टॉपिक्स हैं? कभी ये गौर किया कि
ये क्या है? क्या ये इंफॉर्मेटिव है, क्या ये आर्गुमेंटेटिव है, क्या ये नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है? नैरेटिव है। नैरेटिव क्या चीज होती है? कौन है जो मूवीज देखते हैं? कोई? और अच्छा, और सब दिन माशाल्लाह कोई फिल्में नहीं देखते हो तुम लोग? बिल्कुल भी नहीं। नहीं देखते कभी? कोई नहीं? मार्वल भी नहीं? अच्छा, अलाउ ही नहीं है। Oh my God, तो अफसोस बात है। और कौन है जो बिल्कुल फिल्में नहीं देखता भाई? अच्छा भाई, खैर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि हर फिल्म में एक स्टोरी लाइन होती है, उस पे वो पूरी मूवी डायरेक्ट होती है, ठीक है? वो स्टोरी लाइन जो होती है ना, जो आपको एक पूरी एक बता रहा होता है शुरू से लेके एंड तक के, पहले ये स्टार्टिंग थी और फिर इस तरह से करके फिल्म एंड हो रही है, ये स्टोरी लाइन नैरेटिव, ठीक है? किसी भी चीज को किसी भी तरह की स्टोरी टेलिंग जो होती है वो नरेशन कहलाती है। जब आप किसी एक टॉपिक पे एक स्टोरी डेवलप करते हैं अपने इमेजिनेशन से, वो नैरेटिव ऐसे होता है। समझ आ रही है? ठीक है। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव ऐसे कौन से होंगे? कोविड-19 क्या है और उसके क्या इम्पैक्ट थे और क्या हुआ एंड व्हाटएवर, ये क्या है? इंफॉर्मेटिव ऐसे। जैसे आपने पीएसएल मैचेस कहा, पीएसएल मैचेस कब से शुरू हुए, वो क्या है और कहाँ-कहाँ हो रहे हैं और उसमें कौन-कौन सी चीज है, क्या है, ये सारी इंफॉर्मेटिव ऐसे, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव का नाम किसी ने कभी सुना है? डिस्क्रिप्टिव क्या है? हाँ, मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वो जैसे आपसे किसी ने कहा हो कि क्या कहना चाहिए, जैसे माय वेकेशंस इन नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है? माय स्कूल इवेंट, ठीक है? इस तरह के जो टॉपिक्स आते थे, रेनी डे, ये जो बिल्कुल ये बेसिक टॉपिक्स में बता रही हूँ, ग्रेड 9 10 वाले, तो ये वो टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप उस जगह दिन या किसी इंसान को या कोई इवेंट को पूरा डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, राइट? कि क्या क्या हुआ। पीएसएल में तो हम फिर वही कर रहे हैं ना, इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। हाँ, लेकिन पीएसएल के बारे में आप पहले बता रहे हैं क्योंकि पीएसएल एक इवेंट का नाम है, ठीक है? तो आप पहले मुझे बताएंगे कि पीएसएल है क्या, राइट? फिर आप उसके बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद आप उसे धैर्य डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे होता है, मे बी ये 2020 वाला मैचेस होते हैं या पूरे 50 ओवर्स वाले मैचेस होते हैं, क्या होता है, राइट? तो आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है? लेकिन डिस्क्रिप्टिव टोटल डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि उसमें आप मुझे जिस जगह गए हैं ना, तो आप ये नहीं बताएंगे मुझे कि हम इस दिन इस वक्त पहुंचे, फिर हमने खाना खाया, फिर हम ऊपर गए, फिर हम वहां से हमने पिक्चर्स ली, फिर हम ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। डिस्क्रिप्शन है कि आप जब वहां गए तो आपने क्या देखा, फील क्या किया, आपको कैसा लगा। जब आप अपने 5 सेंसेस इंक्लूड कर देते हैं तो फिर आप जो चीजें लिख रहे होते हैं, वैसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और उसका रीजन ये है कि इसके लिए तो आपकी वोकैबुलरी बहुत एनरिच्ड होनी चाहिए, जिसमें आप अपने सेंसेस के लिए वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कोई फ्रेग्रेंस को स्मेल किया, तो वो कैसी फ्रेग्रेंस, जैसे आप सब डिओड्रेंट लगा रहे हैं, लेट्स से डिओड्रेंट की स्मेल को डिस्क्राइब करें तो आप क्या बोलेंगे? सिर्फ एक वर्ड आता है जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता है, जैसे मैं कहूँ कि भाई आपकी डिओड्रेंट की स्मेल कैसी, रिफ्रेशिंग है। तो भाई रिफ्रेशिंग कैसे आपको लग रही है, क्या ऐसी स्मेल है जो आपको रिफ्रेशिंग लग रही है? क्या वो मस्क की स्मेल है, क्या वो किसी सेंटेड वुड की स्मेल है, क्या वो किसी तरह का जो है वो फ्लोरल स्मेल है, क्या वो बहुत स्वीट है? क्या है बोलो? पका हुआ पानी। क्या, लेकिन तुम खुद बोल रहे हैं और तुमने उस बेचारे में डाल दिया, राइट? तो अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह की चीजें होती है। अब जैसे कभी कभी लोग जुमे वाले दिन इत्र लगा रहे होते हैं, ठीक है? तो कैसी स्मेल आती है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द स्मेल? कोई इत्र लगा है, अच्छी को कैसे? अच्छा, गुड बैड, ये जो चीजें है ना, ये तो प्लीज इसमें डिस्क्रिप्टिव में या कभी भी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी हो ना, तो गुड बैड का वर्ड बिल्कुल दिमाग से निकाल। अब मैं आपसे कहूँ हाउ वाज द डे, आप क्या गुड, क्या गुड है भाई इसमें ऐसा? तब आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे ना। गुड एक ऐसा वेग वर्ड है जिसके आगे आपको जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे सामने वाला आपके मतलब को नहीं समझ सकता, राइट? ये हमेशा याद रखिएगा। इसी तरीके से क्लैरिटी आपकी बात में आती ही जब आप चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप सिर्फ गुड बैड राइट रॉन्ग कह के रुक जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको सब, जैसे आपने मुझे पेपर चेक कराया, मैं कहूँ हाँ इट्स ओके, आपको ये आप सारे दिन यही सोचते रहेंगे ना, अरे भाई तुम्हें इसमें क्या मसला है, ओके क्यों लगा इनको, राइट? क्या मसला है? जब तक मैं आपको एक ऐसा फीडबैक नहीं दूंगी जिससे आप अपना फीड फॉरवर्ड डिजाइन कर सके,
आपको मेरी चेकिंग नहीं समझ आई, बात समझ आ रही है? तो गुड बैड और ये राइट रॉन्ग तो बिल्कुल मुझे निकाल करोगे, ये इधर अच्छा अच्छी स्मेल थी, अच्छी क्या होती है तुम्हारे लिए? सुनने में अच्छी लगी राइट, और कोई नहीं कुछ बता सकता कि अच्छी क्या चीज है? छोड़, ठीक है। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी ने आज तक स्कूल कॉलेज में डिबेट्स की हैं? सुनी है, ठीक है। तो आपको आइडिया है डिबेट में क्या होता है? डिबेट में टॉपिक याद करते हैं, उसके हवाले से एक्सपेक्टेशंस देके क्लियर और डाउट वाइज में डिबेट करते हैं। Very टाइम ठीक है, एक आदमी कर रहा होता है? नहीं, काफी सारे होते हैं। काफी सारे होते हैं। अच्छा, जो टॉपिक होता है सब उसके साथ होते हैं? तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इंग्लिश में अगर डिबेट होगी, इंग्लिश के टॉपिक सबके एक जैसे होंगे। नहीं एक जैसे नहीं, मतलब एक टॉपिक, हाँ बोलो। मतलब एक मतलब उसका दूसरा से वो होगा, मतलब दूसरा reference साइड होगा, एक दूसरा साइड होगा। हाँ ओपिनियन वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। परसुएट कर रहे होते हैं, जैसे कि आप दोनों डिबेट करेंगे एक ही टॉपिक पे, अगर तो आप शायद उसके फॉर में बोलेंगे, यानी कि आप उसके लिए बेनिफिट्स बता रहे होंगे और लोगों को चाहेंगे कि आपकी बात से लोग कन्विंस हो जाए, और आप फौरन उसके अगेंस्ट बोल रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो। तो बेसिकली स्टाइल आप दोनों का क्या होगा? परसुएसिव यानी कि कन्विंसिंग, लेकिन स्टांस यानी कि ओपिनियन आप लोगों के दोनों के डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में भी आपको कैसे टॉपिक्स आएंगे पेपर में, जिसमें आप या तो फॉर में बात करें या अगेंस्ट। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे बस ये जो टॉपिक है इसमें तो इसकी तो बेनिफिट्स भी है और इसके नुकसान भी है, डेफिनेटली तभी तो वो डिबेटेबल है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपका ऐसे भी ऐसे ही चले कि दोनों चीजों के बारे में बात करें, क्योंकि अगर आप दोनों चीजों के बारे में अपने ऐसे में इक्वली बात करेंगे, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि वो ऐसे आर्गुमेंटेटिव नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? डिस्कर्सिव, यानी कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी क्लास में एक टॉपिक पे बात शुरू, तो जाहिर है आधे लोगों का की कोई राय होगी, आधे लोगों की कोई राय होगी। जैसे बहुत आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस फीसिबल होती है या अच्छी होती है? आपको लगता है, और आपको क्यों लगता है? अगर जैसे कोविड-19 आ गया हाँ। तो बेस्ट है ऑनलाइन क्लासेस। हाँ चलो, वो तो कोविड-19 आया था तो वैसे अभी आपको क्या लगता है, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए या फिजिकल? ठीक है, तो अभी तो यहाँ मेजॉरिटी इस चीज पे इत्तेफाक करिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कैंटीन में जो है वो प्रॉपर लंच मिलना चाहिए या सिर्फ स्नैक्स? प्रॉपर लंच। कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ स्नैक्स से भी काम चलेगा? ओके 1 2 3 4 ठीक है। हाँ यानी कि सालन रोटी बिरयानी वही प्रॉपर लंच होता है यार। देसी लोग हो ना तुम लोग, या तुम लोग वो खाओगे सुशी एंड ऑल? क्यों अच्छी है? नहीं कोई गंदी नहीं होती, मुझे तो बहुत पसंद है। अब ये वही बात है ना कि तुम्हें नहीं पसंद तो बुरी है। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। कुछ लोग कह रहे हैं स्नैक्स से भी काम चलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं प्रॉपर लंच होना चाहिए। जब इस पे डिस्कशन होगा तो यहाँ पर ना कोई अभी हम डिसाइडिंग पॉइंट में नहीं खड़े, यहाँ सिर्फ एक डिस्कशन की तरह करेंगे। तो वो बहुत सारे बेनिफिट भी बता सकती है, वो बहुत सारे नुकसान भी बता सकते हैं, और इसी तरीके से ये बात चलेगी। तो वो डिस्कर्सिव है। आपके ऐसे में आप जब बात करें तो आप उसको कन्विंस कर देंगे, नहीं भाई फिर सब इसी बात पे आ जाएंगे कि जो ये कह रहे हैं यही सही है, ठीक है। तो आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे ऐसा होता है। 1 2 3 4 5वां आपका जो इसमें टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन भी आप सबने बचपन से किया है। क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन? एक पैसेज उसको पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर्स, राइट। अच्छा, आप लोग इस मामले में लकी किस तरह से हैं कि पीआरसी में जो कॉम्प्रिहेंशन आता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आंसर्स को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि होता है ना कि आप शॉर्ट आंसर्स पूरे लिखेंगे आपको, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है, कैसे कोई आपको आंसर्स दिए होंगे, आपको सिर्फ चूज द बेस्ट आंसर करना है। तो ये तो आपका टाइम सेवर है एक तरह का, ठीक है। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5। एक चैप्टर और है मेरे ख्याल से, हाँ, बिजनेस लेटर्स, बिजनेस राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन आपका शायद दूसरा ही चैप्टर होगा राइटिंग प्रोसेस के बाद। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको बताया जाता है कि बिजनेस वर्ल्ड में या बिजनेस एनवायरनमेंट में किस किस तरह की कम्युनिकेशन एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स बताए जाएंगे लेटर्स के, ठीक है, मेमोस, उसके बाद सर्कुलर्स,
उसके अलावा रिपोर्ट्स भी थोड़ी बहुत बता दी जाएंगी, और उसके बाद आपको ओरल कम्युनिकेशन की भी बहुत सारे टैक्टिक्स बताए जाएंगे, ठीक है, कि बिजनेस वर्ल्ड में लैंग्वेज कैसी यूज हो रही होती है जो कि नॉर्मल वर्ड से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपके 6 चैप्टर है जो आपके इस कोर्स में इंक्लूडेड है। अब हम आ जाते हैं पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न जो है वो आपका बड़ा सिंपल है। आपका एक क्वेश्चन आता है, मेरा नाम सबको पता है ना? नहीं, मैं क्यों बताऊं? मतलब इतनी बड़ी मेरी शक्ल लगी हुई है, तुम लोगों ने देखी और पोस्ट भी बनी होगी तो तुम लोगों ने मेरा नाम पढ़ा होगा, यानी कि तुम लोगों का कॉमन सेंस बिल्कुल सो रहा है क्या, है ना? हाँ, ठीक है। तो अगर नहीं किसी को पता है तो मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, राइट। कॉम्प्रिहेंशन आपका पहला क्वेश्चन होगा। कितने मार्क्स का होगा ये? 15 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपके पास आएगा एक पैसेज, उस पैसेज को पढ़ के आप एमसीक्यूज मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग भी आपका कितना है? 15, ठीक है। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आप क्वेश्चन में पूरी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सी क्या आपको लेटर लिखना है, जैसे आपके मैट्रिक 9 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आया है, ठीक है, राइट अ लेटर टू सो एंड सो। अच्छा, आपको आईकैप जो है वो फॉर्मल भी नहीं देता, कभी कभी इनफॉर्मल टॉपिक भी देता है, जैसे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कन्विंसिंग हिम टू मेक हिज यंगर ब्रदर स्टडी फर्दर, ठीक है, और स्टडी अब्रॉड और टू स्टडी द हायर ग्रेड्स, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, तो वो आपको टॉपिक वही देगा। अच्छा, जो भी टॉपिक आएगा आपको उस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ के एक उसी तरह का लेटर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल लेटर में सिर्फ आपको ये देखना होगा कि लेटर जो आप लिख रहे हैं वो किस तरह का है, क्या वो इंक्वायरी है, क्या वो फॉलो अप है, क्या वो कंप्लेन है, या वो रिक्वेस्ट है, या वो किसी किस्म की वो है, क्या कहते हैं, मार्केटिंग है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो हम अभी जब लेटर के सारे फॉर्म्स पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कैसे लेटर आपके क्वेश्चन कैसे समझ आए, ठीक है। इसके लिए आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होगी जिसमें आपको टाइपिंग करनी होगी, और लेटर का वर्ड काउंट मेरे ख्याल से जो होता है वो 150 होता है, 120 to 150, इससे ज्यादा आपको वर्ड्स नहीं लिखने हैं। कोई क्वेश्चन? मतलब ये बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ठीक है, सॉरी, ऐसे राइटिंग। और ऐसे राइटिंग में आपका क्वेश्चन में 2 पार्ट आते हैं, ठीक है। पार्ट ए जो होगा वो आपका हो जाता है, सॉरी, आपका पार्ट ए होता है प्लानिंग। प्लानिंग आपको पेपर में शो करनी होती है, हमेशा याद रखें। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको प्लानिंग की आदत ही नहीं, वो सोचेंगे और ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, राइट। आईकैप आपकी प्लानिंग को कहता है कि शो करो, जो सोचा है या जो आइडिया का आप अपने ऐसे में इंक्लूड करेंगे आप उसे शो करें, ठीक है। उसके वो 2 तरीके भी आपको सिखाएगा बुक के थ्रू, ठीक है। वो डायग्राम्स हैं, जैसे आप लोगों ने कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का पता है किसी को क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग को वैसे ही आप लिटरली ले तो क्या मतलब हुआ? दिमागी तूफान। तो बेसिकली जब आप किसी भी चीज के बारे में शुरू करते हैं सोचना, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? बहुत सारी रैंडम थॉट्स, ठीक है। एक नाम आप सुनेंगे, अब मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट, तो आपके दिमाग में कई चीजें आने लगेंगी, ठीक है। मे बी किसी की डेथ, क्या गाड़ी के बीच में हुआ, बाइक के वालों के हुआ, गटर में गिर गए, व्हाटएवर, आपके दिमाग में कई चीजें आ रही है। जब आपके दिमाग में रैंडम स्टफ आता है तो इट मींस कि योर ब्रेन इज स्टॉर्मिंग ऑन थॉट्स, ठीक है। तो आपको उन थॉट्स को ऑर्गेनाइज जब तक आप नहीं करेंगे और आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, आप ऐसे में क्या करेंगे? आप ऐसे बिल्कुल मेस्ड अप सा लिख देते हैं, क्योंकि जो दिमाग में आ रहा है बस लिख रहे हैं। तो आपसे आईकैप कहता है कि आप प्लानिंग करें, प्लानिंग करने के बाद आप एक ऐसे लिखें। प्लानिंग के आपको वो अलग से 10 नंबर दे रहा है, ठीक है। प्लानिंग के डायग्राम्स जो होंगे वो आपको पेपर में बने रहेंगे। अभी हम क्लास में जब तक हैंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे, जब तक हम लैपटॉप पे नहीं करेंगे, तो हैंड रिटन में आप डायग्राम बनाएंगे, तो ऑब्वियसली जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पेपर में आपको डायग्राम बनाने की टेंशन नहीं है, क्योंकि बना हुआ होगा, आपको सिर्फ उनके बॉक्सेस को फिल करना है, ठीक है। तो आपके लिए एक टाइम सेवर है। 10 मार्क्स आपके प्लानिंग के होंगे और ऐसे के वो आपको कहेगा 20 मार्क्स। तो अब ये टोटल पूरा क्वेश्चन हो गया कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का, ठीक है। ये ऐसे भी आपको बहुत छोटा सा लिखना है, क्योंकि इसका वर्ड लिमिट है 250। यहाँ से 250 में ऐसे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड
होता है उसमें आप बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कम लिमिटेड मतलब कम डिटेल्स के साथ एक टॉपिक डिस्क्राइब करें, ठीक है। सो ये आपका ऐसे राइटिंग और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 4 आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? नहीं वोकैबुलरी पार्ट है। 4 है आपका प्रेसी राइटिंग। प्रेसी किसी ने सुना है क्या होती है? समरी। वेरी गुड, इट्स काइंड ऑफ समरी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा किसी भी चीज को कंसाइज करके 1/3 में लिखना जो है वो प्रेसी कहलाता है, ठीक है। और प्रेसी जो आएगी वो आपकी आएगी 10 मार्क्स की, ठीक है। और प्रेसी का भी वर्ड काउंट आपका होगा 120 या उससे भी कम 100, ठीक है। प्रेसी आप किस चीज की लिखेंगे? या तो प्रेसी के लिए वो आपको कोई पैसेज दे देंगे जो आप पढ़ेंगे और आप उसको कंसाइज करके लिखेंगे, या फिर वो आपको कहेंगे कि जो कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज आया था उसी की प्रेसी लिखो। अब डिपेंड करता है क्या कभी कुछ पेपर्स में आएगा आपने इसके लिए एक अलग ही पैसेज दिया है जिसको पढ़ने के बाद आपने एक प्रेसी लिखी है, और कुछ पेपर्स में आईगैप के कॉम्प्रिहेंशन वाला पैसेज आ गया था और उन्होंने कहा था इसी की प्रेसी, ठीक है। तो बस आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो वोकैबुलरी का क्वेश्चन होता है हाँ वोकैबुलरी का क्वेश्चन जो होता है वो कितने मार्क्स हो गए अब तक? 60 हो गए ना? 70 नहीं 70 हो गए। एक सेकेंड 15 30 60 70 70 मार्क्स हो गए, ठीक है। 70 और इसमें आपको अलग मिलेंगे कितने? 30, ठीक है। 30 का मतलब है कि आपको 15 वर्ड्स दे रहा है वो, ठीक है। 15 वर्ड्स के मीनिंग आपको ढूंढने हैं इस तरीके से कि यहाँ लिखे होंगे आप एक कॉलम में लिखे होंगे वर्ड्स और इधर लिखे होंगे मीनिंग्स, ठीक है। और मीनिंग्स किस तरह लिखे होंगे? रैंडम ऑर्डर में। आपको वो करना है जो बच्चे करते थे, मैच द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा मैच द करेक्ट आंसर में मैं आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आईगैप आपको हमेशा सिंपल 1 वर्ड दे। पिछली दफा का जो पेपर हुआ है जून अटेम्प्ट का बल्कि नहीं जुलाई अटेम्प्ट का, उसमें क्या किया आईगैप ने? उसमें आईगैप ने आपको दिए वर्ड फ्रेजेस, यानी कि 2 वर्ड का जो एक वर्ड बनता है अक्सर इंग्लिश में वो फ्रेजेस दिए और उन फ्रेजेस के मीनिंग लिखे, ठीक है। वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जिसमें बच्चा जरूर अटक जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर वोकैबुलरी में आईगैप आपके साथ क्या गेम खेलता है कि वो आपको सिंपल वोकैबुलरी नहीं देता है, वो आपको वो रेयरली यूज्ड वर्ड्स देगा जो आपने या तो कम सुने होंगे या कम इस्तेमाल किए, जिसके लिए मैं आपको हमेशा ये कहती रहूंगी कि प्लीज अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें और जितना हो सके जो बुक में वर्ड्स हैं उन्हें याद करना शुरू कर दें डे 1 से। चाहे क्लास में वोकैबुलरी का चैप्टर शुरू हो ना हो, आप अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज करना शुरू करें डे 1 से, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट इतना मुश्किल नहीं लगेगा, राइट। तो ये एक एक आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे, तो ऑब्वियसली ये आपका 30 हो गया। इस तरीके से ये 100 मार्क्स का आपका पेपर बन गया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे अगर वो 15 हो तो यहाँ पर इसमें मार्क्स बढ़ जाए, मतलब इस तरीके से वो करके इसको टोटल 100 का कर देते हैं, राइट। अब आप बताएं कि पेपर पैटर्न में आपको कोई चीज जो नहीं समझ आई, सबको सब क्लियर है? इस पेपर में 2 घंटे टाइम होता है। टोटल आपके पास 2 घंटे होते हैं। टाइम आपको खुद मैनेज करना है किस तरीके से कि सबसे ज्यादा टाइम लेता है क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि ये सोचने वाला क्वेश्चन है। प्रेसी भी टाइम लेता है इसलिए क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको खुद लिखना है, राइट। लेटर अक्सर बच्चे जल्दी कर लेते हैं क्योंकि लेटर फॉर्मेटेड होता है, आपको पता होता है लेटर में कितना कितना आपने लिखना है और बहुत ही डायरेक्ट बात करनी है। प्रेसी में बच्चा वहां उलझ जाता है कि उसको ये नहीं पता हो अगर कि समरी बनती कैसे है किसी भी चीज की तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये जब हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये 2 क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लगता है, आप अपना टाइम ऐसे मैनेज करें कि छोटी छोटी चीजें आप जल्दी कर लें और बाकी चीजों के लिए आप अपने पास 20 to 25 मिनट्स का स्लॉट रखें, ठीक है। और ये है पूरा पेपर 2 घंटे का। एनी क्वेश्चन? नहीं? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास पीडीएफ फॉर्मेट में ये बुक है? किसी के पास? 2 के पास है, राइट। और बाकियों के पास अभी नहीं है, ठीक है। आप में से सब लोग जो है वो दिसंबर बैच का जो एक ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उन सब उसमें आ रहे हैं आप सब? एवरीबॉडी इज आ रहे हैं, राइट। तो एक काम ये हो सकता है कि मैं आपको उस पे वो पीडीएफ बुक सेंड कर दूं, ठीक है। तो मैं भी आपको वो बुक सेंड करती हूँ और वो फिर सबको मिल जाएगी उसी पे।
आपका है यहाँ तो कुछ ऑनलाइन बच्चे तो रहे मूवी आपके, बाकी तो कोई नहीं। आप सब मुझे इंट्रोडक्शन देंगे, आप लोगों के नाम तो मुझे नहीं पता और ना ही कहीं लिखे हुए। अहमद जर्जीस। जर्जीस का मतलब है इसका? बारिश के बाद तो मिट्टी से खुशबू होती है। अच्छा, ग्रेट। मुबशिर। हाफिज तौसीफ हाफिज बासित, तलहा रयान। रयान, रजा रजा, हसनैन, हसनैन, खिजर खिज़र, उस्मान उस्मान, अहमद अहमद, मुस्तफा, शाफिर, उवैस फैज, अहमद रजा अहमद, अनुषा, याद मुझे थोड़ी देर से होंगे, जो आसान है वो जल्दी हो जाएंगे। जर्जीस एक अलग नाम है तो पहले याद हो गया और बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको भेज रही हूँ बुक, राइट। आप सबके पास इंटरनेट चल रहा है अभी, अवेलेबल है ना, राइट। ठीक है, तो और जो भी सवाल हो आप लोगों का किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जब मैं पढ़ाना शुरू करूँ तो आप मुझे हाथ लाइक उठा के पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब बैठे रहे डर के कि भाई पता नहीं ये जवाब देंगी या नहीं बताएंगी या पता नहीं मारने खड़े जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो प्लीज आप लोग कोशिश कर सकते हैं। अरे मिल रहा है, 2 मिनट सबर कर लो। नहीं वो क्वेश्चन थे तो यार सर ने क्या भेजा था? पीडीएफ भेजे थे। सारे पीडीएफ भेजे? मुझे नहीं लग रहा। नहीं, अगर आपको भेजे होते सारे पीडीएफ तो ऑब्वियसली वो मेरे पास भी आ रहे थे ना। सर पता नहीं, दिसंबर पीआरसी दिसंबर 2022 जी यही है ना, अभी आया जी आ गया ना। हाँ तो बस इसी आगे जी कोड मैं ऐसा कुछ चीज बोल रही हूँ। ऐसा वाला जी को अच्छा तुम लोग जी, अच्छा दूसरा वाला नहीं है, एक और है IQPR दिसंबर 20 इसमें आई है ना बुक। इसमें नहीं है आधे लोग कह रहे हैं आ गई भाई, मैंने भेजी है, फिर क्या हो गया? ठीक है, बस जिस ग्रुप पे अभी चीजें आई है ना इसी पे मैं आप लोगों को कुछ भी अगर कोई भी मटेरियल भेजूंगी प्रैक्टिस के लिए तो इसी पे भेजूंगी, ठीक है। तो बस इसको आप एक्टिव रखिएगा मेरे साथ। अच्छा क्या आ गया? डस्टर क्या है? ये क्या है? सर मैं आपको मैसेज अच्छा तो मैं सब लोग का शेयर That's very good. चलो भाई, ठीक है, चैप्टर 1 ठीक है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आपको कोई भी चीज लिखने से पहले, चाहे वो एक छोटा सा नोट ही क्यों ना हो, आपको क्या करना है, राइट।
जो राइटिंग प्रोसेस की बेसिक चीज है वो है आपकी, अगर आपको अभी कोई भी बात कही जाए कि अच्छा ऐसा करें कि आप ना मुझे एक पैराग्राफ लिख के बताएं कि एनीथिंग जो आपको अच्छी लगती है खाने में कोई चीज, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखें, तो आपको पहले आप पेन उठाते लिखना नहीं शुरू कर देंगे। मे भी आप टॉपिक लिख लें जो भी आपका फेवरेट खाना हो, लेकिन आप उसको नहीं लिख सकते जब तक आप उसके बारे में चीजें सोचेंगे। तो प्लानिंग किसी भी राइटिंग का पहला स्टेप होता है, ठीक है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो हम राइटिंग प्रोसेस में प्लानिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लानिंग के कई तरीके होते हैं राइटिंग में। स्पीकिंग स्किल्स में प्लानिंग बहुत क्या कहना चाहिए, स्पॉन्टेनियस तरीके से होती है। सो फॉर एग्जांपल आप में से मैं किसी से किसी चीज के बारे में पूछूं कि आपकी नजर में पाकिस्तान के हालात जो अभी हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रुकेंगे, सोचेंगे एंड देन आप बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपने बोलने के लिए जो प्लानिंग की वो सिर्फ रुक के सोचा, ठीक है। लेकिन जब हम रिटन स्किल्स या राइटिंग प्रैक्टिस के लिए प्लानिंग करते हैं तो हम उस प्लानिंग को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। ये प्रोसेस आईकैप आपसे दो तरह से कराता है। वैसे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कई तरीके से होती है। माइंड मैप बनता है, माइंड मैप देखा है, फिल्में जो देखते हैं उनको पता होगा। पुलिस वाले क्या करते हैं, यूजुअली जब कोई केस सॉल्व करने जा रहे होते हैं वो एक बोर्ड बनाते हैं, स्टोरी बोर्ड कहलाता है वो। उसके ऊपर वो अपने एविडेंसेस लगा के उनकी कनेक्शंस बना रहे होते हैं, दैट इज माइंड मैप, ठीक है। तो राइटिंग के लिए भी आप माइंड मैप कैसे बना रहे होते हैं कि आप अपना टॉपिक लिखते हैं और टॉपिक से रिलेटेड जो जो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं आप उनसे एरोज बना बना के आप उनके वो थॉट्स अपने लिख रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आप ये देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस टॉपिक से क्या रिलेट हो रही है, फिर आप उसके बारे में ऐसे में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गई आपकी माइंड मैपिंग, ठीक है। दूसरा आपका प्लानिंग का तरीका जो होता है वो बच्चे करते थे स्कूल में, पता नहीं सबने किया नहीं किया, क्लाउड डायग्राम होता है ना। क्लाउड बनता है और उसमें आप अपना टॉपिक लिख के फिर आप उससे दूसरे क्लाउड्स कनेक्ट करते रहते हैं और करते रहते हैं। इसको हम वेब डायग्राम भी कहते हैं यूजुअली ना, क्योंकि ये थोड़ा सा वेब स्टाइल में बन रहा होता है, एक जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, इसमें भी आप अपने थॉट्स लिख रहे होते हैं और इसी तरीके से अपने मेन आइडिया से कनेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का एक और प्लानिंग होती है। इसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर क्लाउड नहीं कहते, हम कह देते हैं वेब डायग्राम, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको आईकैप सिखा रहा है वो कहलाता है फिश बोन, ठीक है। फिश बोन डायग्राम आईकैप आपको सिर्फ इसलिए सिखा रहा है कि वो आपसे कौन सा ऐसे लिखवा रहा था, आर्गुमेंटेटिव। फिश बोन डायग्राम आर्गुमेंटेटिव के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल प्लानिंग का तरीका है। वो किस तरीके से, लेट्स सी। ये एक टॉपिक, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, सबको पता है, ठीक है। अब मुझे एक उसकी कॉज बताइए क्या कॉज है, लाइक क्या वजह है, क्यों होता है वाटर क्राइसिस? वेस्टेज। ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, ये कॉज है। इस कॉज की क्या रीजन है, क्यों वेस्ट हो रहा है वाटर? Old methods of farming. Old methods of farming. वेरी गुड, ओल्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, ये एक रीजन है, ठीक है। अब एक और कोई कॉज बताइए कि पानी का क्राइसिस हमें क्यों है? मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ डैम, या हम इसको इस तरह से, हाँ, लैक ऑफ डैम्स लिख लेते हैं, चलो ठीक है। लैक ऑफ डैम्स का रीजन क्या है, अभी आपने बोला, ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या लैक ऑफ, ठीक है। ठीक है, ये एक रीजन और हो गया। एक और कोई कॉज बता दे मुझे कि क्यों पानी का क्राइसिस है? इनसफिशिएंट रेनफॉल। वो कैसे?
कंपाउंडिंग विधि और उसके हिसाब से ओके वेरी गुड। तो आप ये कह सकते हैं उसको कि इनकरेक्ट सेंसेस, ठीक है। अच्छा अभी अभी हम पहले उस पे आते हैं, ठीक है। अब आप इसका रीजन मुझे कोई बताए कि इनसफिशिएंट रेनफॉल का रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। वेरी गुड। ठीक है, अब आप जो कह रहे हैं वो है इनकरेक्ट सेंसेस, ठीक है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? करप्शन। अच्छा, करप्शन से बेहतर आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिफरेंशिएट करना, है ना, हमारे यहाँ बहुत है ये। तो क्या है? करप्शन की आप जगह लिख रहे हैं इसको। अब आपने देखा, आपने इसलिए जल्दी बैठ के एक टॉपिक पे प्लानिंग कर ली और ये क्या बना लिया आपने? फिश बोन। फिश बोन क्यों लग रहा है ये आपको? क्योंकि ये मछली का कांटा ऐसे ही होता है। मैंने तो इसलिए चौकोर मछली बनाई कि आपको लिखना था इसमें, ये उसका मुंह, ये उसका कांटे, ठीक है। अच्छा, और कांटों में आपने क्या लिखा है? ऊपर आपने लिखे हैं कॉजेस, ठीक है, और नीचे आप लोग ने लिखे हैं रीजंस। और ये रीजंस इसके नहीं है, कॉज कैसे क्रिएट हुई है उसके रीजंस है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि फिश बोन आप कैसे बनाएंगे किसी भी टॉपिक पे। आपको मिलेगा टॉपिक, उस पे आपको इस तरीके से सोचना है। अब जो आपने कॉजेस रीजंस मुझे दिए हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये आपने डायग्राम भरा और 10 नंबर ले लिए। यही इन्हीं में से 2 या 3 जो मेन आपको लग रहे होंगे, वो कॉजेस और रीजंस आप अपने ऐसे में इंक्लूड करके एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके 20 मार्क्स का ऐसे बनेगा, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉजेस कौन कौन से लग रहे हैं? आप मुझे नंबर बताएं, 1 या 2 कॉज मुझे ऐसे बताएं जो आपको लग रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉज है, ठीक है। ये और ये है ना, और इस इन्हीं के रीजंस जो है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रीजंस बन जाएंगे। तो अब आपको 250 वर्ड्स के ऐसे में, जो कि बहुत ही लिमिटेड है, आपको एक ऐसा ऐसे लिखना है जिसमें आप ये 2 कॉजेस और रीजंस एक्सप्लेन करेंगे और उसे कंक्लूड करके ऐसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब आप अगर आप ये कहेंगे मिस वहां पे तो ना फिश बोन में इतने सारे बॉक्सेस थे तो हमें शायद ज्यादा रीजन नहीं लिखते थे, लेकिन ऐसे में हम ये सब नहीं लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट शुरू के या जो भी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट लगे आपने उस पर ऐसे लिखा, वो मैच हुआ, आपका ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो फिश बोन आपको ये हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, इस मिनिमम कितने काटे होते हैं? कितने मिनिमम कितने कांटे होते हैं? 3 से ज्यादा नहीं देंगे वो आपको। ये तो मैंने अभी, आप सारे टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल था, सभी बोल रहे थे तो मैंने और ऐड कर लिया। इतनी बड़ी मछली कोई नहीं आपको देगा, छोटी मछली देंगे 3 कांटों वाली, जिसमें से 2 आप यूज करेंगे और 1 आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप तीनों को किसी तरह से कनेक्ट करके मैनेज कर लें, जो कि एक अच्छी बात है, तो आप तीनों पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया कि ये आपकी कौन सी प्लानिंग हुई है? फिश बोन, ठीक है। अब मैं फिश बोन डायग्राम जरा सा मिटाऊंगी, मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एक प्लानिंग का तरीका है जो आपको आईकैप देता है। और अभी मैं आपको एक और चीज पेपर के बारे में बताऊंगी, जब मैं दूसरा तरीका आपको सिखा दूंगी तो आपको समझ आएगा कि आपके पास चॉइस कैसी आनी है, क्योंकि ये बेचारा जो पेपर है आपको चॉइस भी देता है, मजे की बात है, चॉइस भी देता है, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस एक टॉपिक ये था, अब एक टॉपिक अगर आपको ऐसा आ गया, ठीक है, यानी कि ऑन साइट ये एक टॉपिक आया। अब आपको एक टॉपिक इस तरीके का उसने दे दिया और ये टॉपिक आपने लिखा अपनी डायग्राम में। कौन सी डायग्राम? जो अब वो दूसरा तरीका आपको सिखा रहा है। दूसरा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका वो आपको सिखा रहा है वो कहलाता है एफिनिटी डायग्राम, ठीक है। एफिनिटी डायग्राम का नाम आप सबने पहली बार ही सुना होगा, आई होप, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी इतना ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता ब्रेनस्टॉर्मिंग में। अब आपके लेवल पे आपको बता देते हैं, लेकिन ये भी आपने जब देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वर्सेस
ठीक है, ये आपने लिखा यहाँ जो डायग्राम में आया। अब ये डायग्राम आपसे इस तरह से पूछ रहा है, यहाँ आप लिखें, उसके बाद ऑनलाइन के का बेनिफिट बता। आप पहले तो मुझे ये बताएं, आप ऑन साइट की तरफ है या ऑनलाइन की तरफ? ऑन साइट की तरफ है, ठीक है। तो मुझे ऑन साइट का कोई बेनिफिट बताएं जो आपको लगता है बहुत अच्छा है। Concentration. कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ये है ऑन साइट, ठीक है। अब आप मुझे इसी से रिलेटेड एक बात बताएं जो आपको लग रहा है कि ऑनलाइन में आपके लिए हो रही होती है। Time. सही बोल रहा हूँ। टाइम सेविंग, ठीक है। और कुछ जो ऑन साइट का फायदा है? Interaction with the teachers. ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, क्यों हो रही है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन? मतलब कोई भी सवाल आता तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं ना, ये लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं जवाब ना देते हाँ सही कह रहे हैं। ये तो इसलिए भी हो रहा है बेटा कि हाइब्रिड चल रही है, इट्स हाइब्रिड, ये तो तीसरा तरीका है, ठीक है। यू आर राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही तो हो गई, बेइज्जती नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अच्छा बेइज्जती नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। अब देखो कैसी उन्होंने प्यारी प्यारी ऑनलाइन की फायदे होता है, बेइज्जती नहीं हो रही, राइट। और क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बीच आपका कम्युनिकेशन बच रहा है, ठीक है, ये उनके फायदे हो रहे हैं। तो ये ऑनलाइन की तरफ है। और बताइए हमजा मुझे कोई और अच्छा सा पॉइंट, ठीक है, आपने अगर ये 2 पॉइंट मैं इनके यहाँ लिख दूं तो क्या होगा, इससे ज्यादा ऑनलाइन के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमजा का जो ऐसे होगा वो किस बात को सपोर्ट कर रहा होगा, ऑनलाइन को, ठीक है, जो टॉपिक आपसे कह रहे हैं। तो हमजा क्या करेंगे कि इसमें से 3 पॉइंट उठाएंगे और उन्हीं से रिलेटेड यहाँ के किसी पॉइंट की दो पॉइंट की बुराइयां कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, उनका ऐसे आर्गुमेंटेटिव खुद ही बन जाएगा। आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से कोई 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाएंगे और यहाँ से कोई भी ऐसा पॉइंट जो इसके खिलाफ आपको लग रहा है कि वीक है, आप उसकी बुराई कर देंगे। समझ आ रही है बात? इस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हैं कि कंपैरिजन करके अपने पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। एफिनिटी डायग्राम ऐसे टॉपिक्स में आता है जहां आपके पास कंपैरिजन करने का एक रूम अवेलेबल हो। जैसे कि वाटर क्राइसिस है, वो तो सुनते ही आपको समझ आ रहा है कि इसमें तो हम आर्ग्यू करके यही बता सकते हैं कि इसके कॉजेज और इसके रीजंस क्या है। लेकिन जो इस तरह के टॉपिक होते हैं जिसमें आपको 2 चीजों के बीच में करना पड़ता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, और फिर आपको डिसाइड करना होता है, वहां एफिनिटी बहुत काम आता है। क्योंकि एफिनिटी आपको क्या करने का तरीका सिखा रहा है कि अपने स्ट्रॉन्ग को मजीद कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाए, यहाँ से किसी एक वीक पॉइंट को उठाकर। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि जब हम खुद कर रहे होंगे तो हम किस तरीके से 2 चीजों पे सोच रहे होंगे, ठीक है। ये एक बड़ी ऑटोमेटिक सी हमारी थिंकिंग प्रोसेस है जो आप लोगों को डेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आप अनकॉन्शियसली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको लेट्स से खाने की एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि खाने का टाइम ही करीब आ जाता है अपनी क्लास में तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको कॉन्टिनेंटल और बहुत सारे लोग होंगे जिनको देसी फूड पसंद होगा, राइट। तो जब आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे तो और आपको आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आप फौरन मना भी नहीं कर सकते, वो आपको कोई अपनी पसंद का खाना कहने के लिए कहेगा और आपको उसे कन्विंस करना हो कि आप क्या खाएंगे, तो आप ऑब्वियसली क्या करेंगे, आप अपने दिमाग में लिस्टिंग करेंगे अपने फेवरेट खाने की तारीफों की, राइट। उससे क्या फायदा हो जाएगा कि ये बता पाएंगे आप उसको कि भैया देखो इससे ये चीज है। जिस चीज की तरफ ज्यादा पॉइंट्स होंगे ऑटोमेटिकली वो चीज कन्विंसिंग ग्राउंड ले लेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको एफिनिटी में करने को मिल जाती है कि जो भी चीज की तरफ ज्यादा चीजें हैं आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन पूरा उधर है, आपका टॉपिक इधर ही जाएगा, राइट। तो एफिनिटी आपको इस तरह से फायदा दे रहा है। एफिनिटी में कोई प्रॉब्लम या कोई चीज जो नहीं समझ आ रही, किसी किस्म की भी अनक्लियर थॉट है दिमाग में तो पूछो। मिस ये ऑनलाइन एजुकेशन आपने टॉपिक लिखे बेटर देन ऑन साइट, हाँ, तो फिर हमें इस पे जो ऑनलाइन एजुकेशन पे एक्सप्लेन करना होगा। नहीं,
यही मैं आपको बता रही हूँ। आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज के टॉपिक जो होते हैं वो कभी आपको फोर्स नहीं करते कि जो टॉपिक है उस पे करें, आप टॉपिक से डिनाई कर सकते हैं ना, ये एक आपके पास फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जो है वो क्या कहना चाहिए कि ट्रिप्स टू नॉर्दर्न एरियाज आर बेटर देन फॉरेन ट्रिप्स। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं भाई, जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं तो फॉरेन ट्रिप भी करूंगा, मैं क्यों ना यार नॉर्दर्न एरियाज में और ये फजूल चीजें देखता रहूं जो हर वक्त देखती है। ठीक है, इसलिए बोला फजूल नहीं है, मतलब यार मैं तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ ना जो जा सकते हैं फॉरेन ट्रिप पे, हम तो ये कहेंगे नहीं नहीं नॉर्दर्न एरियाज बात, राइट। तो मैं ये बता रही थी कि अगर इस तरह का टॉपिक आया है तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि आपको भी हाँ ही करनी है, आपका दिल चाह रहा है आप कुछ और, आप दूसरे स्टांस को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। टॉपिक को निगेट करना या उसके खिलाफ बात करना कोई गलत चीज नहीं है, वो आपको आई कैप मना नहीं कर रहा है, आपको अपना आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आपके पास पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ किसी को कोई बात समझ आ रही है? आई मीन समझ नहीं आ रही है? यहाँ तो कोई है ही नहीं, हमजा ही दिख रहा है मुझे तो, और तो कोई बोल ही नहीं रहा। तुम लोग क्या आपस में बात कर रहे हो या तुम लोगों को मुझसे कोई सवाल करना है? चलो भाई खैर व्हाटएवर, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। जैसे आया ऑनलाइन एजुकेशन बेटर देन ऑन साइट, तो हम खाली ऑनलाइन पे लिख सकते हैं अगर आप ऑन साइट पे लिखे ही ना हो, सिर्फ उसे तो फिर वो तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ना, खुद बताओ। जैसे मतलब फिर कितने पॉइंट्स बनाए ऐसे कि आप अगर यहाँ दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखते हैं तो उनका कोई एक पॉइंट उठा के जो भी आपके दिमाग में आता है कि लोग उसके बारे में बात करेंगे, तो आप उस चीज के कुछ नेगेटिविटीज बता। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा रिकॉर्डेड लेक्चर, भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स ठीक है एक फायदा है ऑनलाइन का, लेकिन वो उसके लिए आपका बैंडविड्थ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर डाउनलोड करके अपने लिए रख लें ताकि आप आगे जाके पढ़ें। रिकॉर्डेड लेक्चर का एक नुकसान आप लिख सकते हैं कि भाई रिकॉर्ड लेक्चर में कोई चीज नहीं समझ आ रही, आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेरी आपकी फौरन इंस्टेंटली सॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे मींस कि आप लिख के भेजेंगे, फिर जब टीचर के पास टाइम होगा, फॉर इंस्टेंस आप रिकॉर्ड लेक्चर आधी रात को सुन रहे हैं, आपको टाइम पढ़ने का लेट नाइट मिल रहा है, तो आप उस वक्त क्वेरी अगर भेजेंगे तो आपको जवाब तो नहीं आएगा ना, दूसरे दिन आएगा, राइट। तो एक तरह से रिकॉर्ड लेक्चर का एक बड़ा नुकसान है। तो आप ये अपने किसी भी पॉइंट को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लिख सकते हैं। जैसे इनका था ना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये एक ऐसा पॉइंट है कि ये इसके लिए इसको वो वीक पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप चीजों को यूज करते हैं। आर्ग्यूमेंट के बारे में कितना लेंथ होनी चाहिए, कितनी लेंथ, वही लेंथ है आपकी, ऐसे की आपकी लेंथ 250 ही है। और अभी एक मजे की बात बताती हूँ, रिसेंटली एक पेपर हुआ है जुलाई में, ये ये पता जो भी इसका एक्रोनियम बनता है, तो बिजनेस था, इसमें उन्होंने डायरेक्ट पता है क्या किया है, उन्होंने आपको ऐसे की वर्ड काउंट दिया 150। अगर 150 ऐसे की वर्ड काउंट आएगी तो आपको सोचे आपका ऐसे क्या होगा, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एक बॉडी पैराग्राफ और एक कंक्लूजन, और वो भी छोटी छोटी लाइंस में। इसलिए 150 की तो कोई अहमियत ही नहीं है। 150 वर्ड्स जो आप एक बात ही एक्सप्लेन करने खड़े हुए तो आप उसी में 150 वर्ड्स यूज कर देंगे, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है, आई कैप की अपनी मर्जी है, मैक्सिमम लिमिट वो 250 देगा, इससे ज्यादा देगा नहीं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको समझ आ गई कि ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लानिंग का हिस्सा है जो कि इतनी तरीके से होता है, और ये वो दो तरीके हैं जो आई कैप अप्रूव कर रहा है और आई कैप आपको पेपर में दे रहा है। ये दो आपको सिर्फ सिखाए जा रहे हैं बुक में, ठीक है, कि माइंड मैपिंग भी होती है, वेब डिजाइनिंग भी होती है। ऑब्वियसली आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन सारी देंगे ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, लेकिन वो पेपर में आपसे सिर्फ इन दो डायग्राम्स को देखें। पेपर में ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है प्लानिंग का, आपके पास आएंगे दो ऐसे टॉपिक, ठीक है, और दोनों में होगी आपके पास चॉइस। एक टॉपिक वो लिख के देंगे कि इस टॉपिक पे फिश बोन बनाना है, ठीक है, तो आप अगर वो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो आपको फिश बोन डायग्राम ही फिल करना होगा और ऐसे भी उसी टॉपिक पे लिखना होगा, ठीक है। अगर आप और के ऑप्शन के बाद दूसरा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो उन्होंने एफिनिटी डायग्राम के लिए दिया है, तो फिर आपका ऐसे भी उसी टॉपिक पर होना चाहिए। यहाँ बात समझ आ रही है? दो टॉपिक होंगे, दोनों टॉपिक के साथ एक एक प्लानिंग का तरीका लिखा हुआ आएगा पेपर में, आपको बस अपनी पसंद से टॉपिक सेलेक्ट करना, वो बेसिक प्लानिंग, ठीक है। कोई अगर ऐसे करेगा कि भाई इसका टॉपिक सेलेक्ट किया और प्लानिंग करके और फिर टॉपिक लिखने में मजा ये आ रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, बात समझ आ गई। या इसका टॉपिक अच्छा था तो इस पे मैं फिशबोन बनाऊंगा, ये अपनी मर्जी नहीं हो रही है, राइट।
क्योंकि फिर इसी तरीके से आपको करना होगा जैसे पेपर में। यहाँ तक बात समझ आ गई क्वेश्चन की और प्लानिंग की? ठीक है, जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो प्लानिंग के बाद स्टार्ट होता है आपका मेन राइटिंग प्रोसेस। ठीक है, मेन राइटिंग प्रोसेस आपका प्लानिंग के बाद स्टार्ट होता है। राइटिंग में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये आपको चैप्टर में जरूर बताई जा रही है और अभी क्लास में प्रैक्टिस जो होगी हमारी, दैट इज आल्सो कॉल्ड ड्राफ्टिंग। जब आप मुझे कोई भी टॉपिक में आपको दिया करूंगी, आप उस पर ऐसे लिख के मुझे दिखाएंगे, वो आपके ड्राफ्ट्स कहलाएंगे। जो आप मॉक पेपर में लिखेंगे वो आपका फाइनल होगा, इसलिए क्योंकि वो तो उसके बाद आपके पास कोई ऐसा चांस नहीं होगा कि आप उस चीज को दोबारा से चेक करें। ठीक है, तो प्लानिंग राइटिंग आपका दूसरा पार्ट होता है और राइटिंग प्रोसेस का तीसरा पार्ट होता है, किसी को पता है? रिव्यूइंग। ठीक है, रिव्यूइंग का आपको, अगर आप लोगों को याद हो, पेपर में आपके टीचर्स कहते थे बेटा 5 मिनट रहेगा रिवाइज कर लो। पेपर रिवाइज करने के लिए का मतलब ये होता है कि वो ये नहीं कह रहे थे याद करो बैठे लिखा है, वो ये कह रहे होते हैं कि आप एक फाइनल, हाँ, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब यही होता है कि आप एक बार कोई चीज लिख लें, उसको आप लिखने के बाद इतना टाइम आपके पास हो 5 से 10 मिनट जिसमें आप वो चीज देखते हैं। और देखने का मकसद नहीं कि आप ये देख रहे हो कि मैंने कितने, यूजुअली रिवाइज कैसे करते हैं हमारे यहाँ बच्चे, ये कितने क्वेश्चन करने थे पेपर में, 5, छक 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 गिना, 5 क्वेश्चन किए, हो गई रिविजन। नहीं, रिविजन का मतलब है कि आपके पास इतना टाइम हो कि जो आपने लिखा है आप उसे एक बार रीड करें। क्योंकि हम जब प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं या जब हम दोबारा कोई चीज रीड कर रहे होते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स हमें ऐसे लगते हैं कि हमने नहीं लिखे हैं या गलत लिखे हैं, तो हम वो सही कर सकते हैं। तो प्रूफ रीडिंग आपको राइटिंग प्रोसेस में इसलिए इंपॉर्टेंट कहलाता है कि ये आपको अपने ही काम को मजीद बेहतर बनाने का टाइम दे रहा होता है। अच्छा, प्रूफ रीडिंग और ये सारी स्टेप्स आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके चैप्टर्स में ये चीजें आपको सिखाई गई हैं। ठीक है, अगर आप पेज नंबर, लेट्स से पेज नंबर पहले तो आप देखिए 3 आपके पीडीएफ में आया होगा ना, पेज नंबर 3 देखिए। पेज नंबर 3 जो है जिसमें प्लानिंग की हेडिंग है, तो आप वहां देख सकते हैं कि प्लानिंग उन्होंने आपको क्यों इंपॉर्टेंट बताई है। ठीक है, आपके पास पीडीएफ है, इनके पास है, तुम तीनों यहाँ, अच्छा चार लोग नहीं, तो आप लोग मेरी बुक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो प्लानिंग जो है बेसिकली आपको क्या बता रही है कि प्लानिंग जो है आपकी प्री राइटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ये आपकी मेन राइटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, और ये आपकी पोस्ट राइटिंग एक्टिविटी है। ऑटो करेक्ट नहीं खुलेगा, ऑटो करेक्ट खुल गया बेटा तो फिर वो तुम्हारे पेपर चेक क्यों करेगा? तो मतलब वो लैंग्वेज के पेपर में आपको कहे बेटा ऑटो करेक्ट खोलो और मजे करो और हम पेपर चेक कर देंगे, तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं तो कभी भी नहीं करूंगी, अगर तुमने ऑटो करेक्ट खोला तो मैं कहूंगी मैं खुद ही चेक हो जाए, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना भाई, सिंपल सी बात है, राइट। तो ऑटो करेक्ट आपको एग्जाम में कभी भी खुला हुआ नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको अपनी सारी चीजों को खुद ही से एक बार रिव्यू करना होगा। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्होंने आपको कई तरीकों से सिखाई है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में अगर आपको और तरीके देखने हो या इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना हो तो पेज पलटो, पेज नंबर 4 पे आइए जरा। ठीक है, जब आप पेज नंबर 4 पर आते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें और कितने कितने चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल जो चीजें आपको देखनी पड़ती हैं बिजनेस राइटिंग में, उसमें सबसे पहला एलिमेंट इन्होंने क्या दिया है जिसको देखते हुए आप अपनी चीजों को प्लान कर रहे हैं? पहली हेडिंग, सब हेडिंग क्या है? पर्पस। पर्पस क्या चीज होती है? वेरी गुड, ठीक है।
कोई भी चीज जब आप बिजनेस वर्ल्ड में लिखना शुरू करते हैं या बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो उसका पर्पस होता है, कोई बात भी पर्पसलेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी ऑफिस में एंटर होते हैं, जब आप किसी से वहां कोई बात करना शुरू करते हैं, वो पर्पसलेस बात नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि दैट एनवायरनमेंट नीड्स स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इंस्टीट्यूट आए हैं, इंस्टीट्यूट में जितना टाइम आपकी क्लासेस चल रही हैं, जितने टाइम में आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका कोई ना कोई पर्पस है, राइट? आप सब क्या पहले, आप में से कितने लोग हैं जो पहले से एक दूसरे को जानते हैं? एक आधी है ना, यानी कि जो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आए हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है। यूजुअली आप सब एक दूसरे के लिए कौन है? कंप्लीटली स्ट्रेंजर। ठीक है, आप लोग सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं। और अब आप जब एक साथ ये पूरा कोर्स करेंगे पीआरसी का, तो आप में इतनी इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी कि एटलीस्ट आपको उससे कोई ना कोई बेनिफिट मिले। ठीक है, यूजुअली आप लोगों के बीच जो इंटरेक्शन होगी उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, यानी कि बैकग्राउंड क्या होगा? स्टडीज, ठीक है, आईकैप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, ये आपकी मेजर आपके टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा कोई कैजुअल टॉपिक जो आप डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? इवेंट्स का जो हो रहा होगा, इवेंट्स, ठीक है, फूड, ठीक है, क्लास टाइमिंग्स एंड ठीक है, एंड योर प्रेफरेंसेस कि आप कौन सी क्लास में कब आना चाह रहे हैं, नहीं आना चाह रहे हैं, व्हाटएवर, ये वाली चीजें। ठीक है, बहुत ही कम एक आध ऐसा कोई होगा जिससे आप ज्यादा क्लोजली इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि जिससे आपकी दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज यूजुअली आपके इंटरेक्शंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मुलेटेड होंगे। ठीक है, तो आपका पर्पस आपको पता होगा, जब भी आप बात करना शुरू करेंगे आप बाहर तो समझे नहीं चौ करेंगे, आप कुछ सोच के ही बोल रहे हो। तो पर्पस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्पस का मतलब होता है मेन रीजन। ठीक है, अब आप बताएं पर्पस के बाद आपकी सेकंड सब हेडिंग क्या दी? ऑडियंस। ऑडियंस एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो फॉर्मल इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन है। अरे आगे बढ़ती रहो, पेज में आ जाएगा सब। अब मुझे पीडीएफ कौन सा पेज नंबर है? 3 है, राइट? अच्छा, ऑडियंस जो होती है उसको समझना क्यों जरूरी है? भाई मुझे जो भी बोलना है मैं आगे बोलूं और चले जाऊं, मुझे ऑडियंस को समझने की क्या जरूरत है? अंडरस्टैंडिंग या फिर आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ए लेवल्स किया है? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने इंटर किया है? मेजॉरिटी। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को जो है आते ही क्लास में पहला जुमला बोलती कि भाई आज जो है पहली क्लास है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और ये आपका टॉपिक है एंड आई वांट यू टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, और कोई मुझसे उर्दू में बात ना करे, तो क्या होता? क्या होता? तो मसला आता है कि बहुत सारे लोग छुपा जाते हैं, बोलने पागल लिखने। कुछ लोग चुप जाते हैं, कुछ कहते हैं मिस इमरजेंसी है, चले आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं मिस को बुखार हो रहा है, चले ठीक है, कॉल आ रही है, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि अब आप एक सारे हायर लेवल पे हैं तो आप लोग कॉल वॉल का बहाना करके निकल लेते हैं। ठीक है, और शायद अगली क्लास में जब मैं इंतजार कर रही होती तो यहाँ क्या होता? सन्नाटा, राइट? तो अब आपको समझ आ रहा है ऑडियंस इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ऑडियंस आपके पास 4 तरह की होती है। ठीक है, मैं ज्यादा खून नहीं पीती। अच्छा, 4 टाइप्स ऑफ ऑडियंस है जो आपको समझनी है। ठीक है, पहली ऑडियंस इंटरैक्टिव ऑडियंस। वो ऑडियंस यानी कि जैसे मैं आगे आपको पढ़ाना शुरू करूं, आप मुझसे क्वेश्चंस करके मेरे टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका इंटरेस्ट है वो शो करें, और ऐसा लगे कि जैसे कि आपको टॉपिक में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और आपको भी चीजें जो पता है वो आप बोल रहे हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं, जब मैंने उनसे ऐसी कुछ चीजों के बारे में रैंडमली पूछा, उन्होंने मुझे अपने आउटपुट, अपने ओपिनियंस बताने शुरू किए। तो इसका मतलब है ये कैसी इन्वॉल्व ऑडियंस है। ठीक है, तो पहली ऑडियंस कौन सी होती है? इन्वॉल्व। ठीक है, एक ऑडियंस होती है जो अभी किस तरह की ऑडियंस होती है, वो कहलाती है डिसएंगेज्ड ऑडियंस। डिसएंगेज्ड ऑडियंस कौन सी होती है? जो आपको अपने नॉन वर्बल बिहेवियर से ये बता देती है कि भाई आप जो भी बोल रहे हैं, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड एंड जस्ट कंप्लीट इट एंड आई लीव। ठीक है, वो अपना घड़ी देख रही होगी, वो अपने मोबाइल को देख रही होगी। ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी देर में परेशानी से अपना पोस्चर चेंज कर रही होगी। ये कौन सी ऑडियंस है?
ये है डिसएंगेज, ठीक है। डिसएंगेज ऑडियंस, ठीक है। तीसरी ऑडियंस होती है डिस्ट्रैक्टिव। बहुत अच्छी क्लास है आप लोगों की और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी पूरी इस क्लास में कोई भी डिस्ट्रैक्टिव ऑडियंस में नहीं आ रहा है, ठीक है। डिस्ट्रैक्टिव ऑडियंस क्या आती है? कभी आप लोग मेरे जून बैच में आते तो आपको पता चल जाता, कभी आप मेरे सितंबर के बैच में आते तो आपको पता चल जाता। वो ऑडियंस होती है कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता रही हूँ राइटिंग प्रोसेस ये, अच्छा मैंने एक बात बताएं, कैप के पेपर निकालने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? मतलब मैंने आपसे भी, मैं तो आपको कैप पढ़ा भी नहीं रही, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना मैंने कहा अच्छा ठीक है आप लोगों को टॉपिक हम इस तरह से देंगे नहीं, तो मेरी बात में बारिश शुरू हो गई। ये होती है डिस्ट्रैक्टिव ऑडियंस और ये आपको मिलेगी जब आप कभी कहीं प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी बात करेंगे और आपको शायद आपस में भी लोगों से इंटरेक्ट करके लगता होगा कि आप कभी कोई टॉपिक पे बात शुरू करते हैं तो सामने वाला उस टॉपिक के बारे में आपसे कुछ सुन ही नहीं रहा होता, ना उसका कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, वो अपनी किसी बात में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्टिव ऑडियंस, ठीक है। और लास्ट होती है नो इट ऑल। कभी नो इट ऑल ऑडियंस मिली है आपको या कभी देखी है आपने कोई ऐसी ऑडियंस जो आपके दोस्तों में भी होती होंगे? हाँ, और मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, राइट। तो ऐसी ऑडियंस भी आपको मिलती है जब आप कभी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाके प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, आप मीटिंग्स कर रहे होते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं या आप किसी से कोई प्रोफेशनल इंटरेक्शन करते हैं, तो आप देखते हैं कि सामने वाला है ना मतलब आपको आप प्रेजेंटेशन देंगे आपको स्कॉन्फिडेंटली देख रहा है, ये भैया बताएंगे, ये मुझे ये समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये तो हमें पहले से पता है, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और अब वो आपको ना, और फिर वो जब आप क्वेरी का सेशन आता है आप उनसे पूछ रहे होते हैं कि भाई आपको कोई सवाल देने, तो वो आपसे इस टॉपिक से कई एडवांस जाके एक सवाल पूछेंगे। वही जैसे मैंने आपको बताया कि अलग ही सवाल आता है कि मतलब अच्छा आप रिपोर्टिंग बनाएंगे, तो एक बात बताया ऑडिट रिपोर्ट किस तरह बनेगी। एक बच्चा ऐसा भी आता है मेरे पास, मैंने रिपोर्टिंग का चैप्टर शुरू नहीं किया, मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट पढ़ा रही हूँ और मैंने अभी बताया कि हम सिर्फ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कहाँ कहाँ वो यूज हो रही है। मैंने आपको ये एक दफा भी नहीं कहा है कि मैं रिपोर्ट सैम्पल्स आपसे यहाँ करूंगी, क्योंकि वो सैम्पलिंग आप करेंगे अपने उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बच्चों का पहला पीआरसी लेवल क्लियर नहीं हुआ है, पीआरसी में आप आके बैठे और आपका पहला सवाल था कि ऑडिट यानी कि क्या फेड उसको उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। ये क्या है, ये बेसिकली होती है कि अच्छा मुझे सब पता है, मैं आपको मैं अपनी इंफॉर्मेशन से पूछूंगा, आपकी बात पूछूंगा। सो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, नो इट ऑल। ये चार तरह की ऑडियंस आपको राइटिंग के हिसाब से भी देखनी पड़ती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जब आप राइटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं तो कर क्या रहे होते हैं आप? बेसिकली कम्युनिकेशन, हम बात करें, हम लिखें, और अगर हम कुछ ना करें तो भी हम क्या कर रहे हैं? बोलो बोलो। मैं कह रही हूँ कि अगर हम बात करें तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो भी हम क्या कर रहे हैं? जी, हम कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। ओके, मैं आपको बताती हूँ, एक एक्सियम बताती हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन का, एक एक्सियम है, ठीक है। कम्युनिकेशन नेवर स्टॉप्स, ठीक है, इट ओनली स्टॉप्स वंस, ठीक है, व्हेन यू आर डेड, ठीक है। जब तक आप जिंदा हैं आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप ये कहें कि हम कुछ नहीं करके आराम कर रहे हैं, आराम में भी आपकी कम्युनिकेशन ऑन है, राइट। आप सो रहे हैं आपकी कम्युनिकेशन ऑन है, इसलिए क्योंकि अगर वहां सिर्फ कम्युनिकेशन का मोड चेंज हो जाता है। दो तरह की कम्युनिकेशन है जिसमें हम कम्युनिकेशन को डिवाइड करते हैं। नंबर वन इंटरपर्सनल, जो सबने सुनी है, इंटरपर्सनल का वर्ड बहुत आता है कम्युनिकेशन में, आपने सुना होगा। और एक है इंट्रापर्सनल। अच्छा, इंटर और इंट्रा तो पता ही है ना, कंप्यूटर में भी होता है ये वर्ड, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल वो कम्युनिकेशन होती है व्हिच यू डू टू योरसेल्फ, और इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें आपके साथ कोई और इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, तो उसी हिसाब से आप अपने ऑडियंस को डिजाइन करेंगे। अच्छा, ये आपको यहाँ तक राइटिंग का समझ आया है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम लोगों को पहली क्लास में राइटिंग के लिए कोई होमवर्क दूं? नहीं, कितने आसानी से बोला,
क्या हुआ? अभी क्या रहे? माइंड नहीं बन रहा है, अभी वाइब नहीं आ रही। ठीक है, वाइब कैसे आती है ये मुझे बताइए, वाइब कैसे आती है, वाइब क्रिएट कैसे हो रही है? ठीक है, ठीक है, ये दो तरह की आप कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, यूजुअली हम इस कम्युनिकेशन को देखते हैं जो वर्ड्स के थ्रू हो रही होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन भी दो तरह की हो रही होती है। क्या मतलब? वर्बल क्या होती है? ठीक है, और नॉन वर्बल जो हमारे सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलती है। आपको पता है नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोड कहलाता है। ठीक है, आपकी पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में ठीक है, अगर आपका 70% और 20% और 10% से इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब इस तरीके के पोर्शन देखेंगे, तो ये आपका नॉन वर्बल है। ठीक है, ये आपकी टोन है और 10 आपके वर्ड्स हैं। ये इम्पैक्ट है आपकी कम्युनिकेशन का किसी पे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल आप जब किसी से भी बात करना शुरू करें तो अब आप जरा सा इस चीज को कॉन्शियसली नोट करिएगा कि आपका फोकस किस चीज पे सबसे ज्यादा है, कि वो बंदा आपसे बात किस तरह से कर रहा है या क्या बात कर रहा है। यूजुअली क्या होता है, हम कहते तो हैं कि क्या बात है, ये हम ज्यादा इम्पोर्टेंटली सुन रहे हैं, लेकिन आपका सारा फोकस अनकॉन्शियसली नॉन वर्बल जेस्चर्स पे होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं आप में से किसी से कहूँ चलो उठो पानी लेके आओ, तो कैसा लगेगा? ले आएंगे, लेकिन लगा कैसा? जिस तरह से तुमने अभी कहा ना ले आएंगे जाके, यानी कि मुझे समझ आ गया कैसा लगा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी से बोलूँ कि प्लीज आप मेरे लिए पानी ले आएंगे एक ग्लास, तो वो शायद इस बात को समझने से पहले ही बेचारे उठ के चले आएंगे, मेरे लिए पानी ले आएंगे। राइट, तो आपका नॉन वर्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, टोन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जाहिर है आपको लहजे से बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है कि बंदा आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे कंप्लेन कर रहा है, क्वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें आपको चलती हैं। बहुत सारे लोग मोनोटोनिक बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये मोनोटोनिक का क्या मतलब है, यानी कि उनके आवाज में कोई ज्यादा एक्सप्रेशन या उनकी आवाज में उतार चढ़ाव इतना नहीं हो रहा होता, वो बिल्कुल सिंपल बात कर रहे होते हैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो गुस्से में भी आपसे अच्छा जरा बैठना, यहाँ बेटा बैठो जरा, मुझे कुछ बात करनी है। ये इससे आप नहीं कह सकते कि उनकी टोन में चेंज आ रहा है, लेकिन फिर वहां आप क्या नोट करना शुरू करते हैं? वर्ड्स, कि वो मुझसे बात कर किस तरह से है, मतलब क्या वर्ड्स, उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपकी किसी भी कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है। अब ये तीन चीजें राइटिंग में कैसे देखें हम? राइटिंग में इन तीन चीजों का कैसे पता चलता है? वेरी गुड, पंक्चुएशन, ठीक है, चॉइस ऑफ वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स और पंक्चुएशन दो ऐसी चीजें हैं रिटन लैंग्वेज में जो आपको बता देती हैं कि बंदा गुस्से में बोल रहा है, आपको कमांड दे रहा है, या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, या आपको परसुएट कर रहा है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एग्जाम में ये चीज आपकी चेक होगी। जब आप ऐसे लिखेंगे, जब आप लेटर लिखेंगे, तो आपके पंक्चुएशन और चॉइस ऑफ वर्ड से पता चलेगा कि आपने बात क्या की है और किस तरह से की है। राइट, तो इन चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा अपने राइटिंग प्रोसेस में। ठीक है, जब हम लेटर राइटिंग या सर्कुलर राइटिंग या मेमो राइटिंग करेंगे तो हम इन चीजों को बड़ा ध्यान से देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जिसमें आप एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं। यानी कि लेटर आप किसको लिखते हैं? अपने आप को तो नहीं लिखते हैं। लेटर एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स दूसरों से हो रही है। जब दूसरों से हो रही है तो आपको कम्युनिकेशन में एक वर्ड यूज होता है, एक थ्योरी है,
यू अप्रोच, ठीक है। यू अप्रोच से आपके दिमाग में क्या चीज आ रही होती है? ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आप 2 मिनट वेट करें, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको अभी देती हूँ। हाँ, तो क्या समझ आ रहा है यू अप्रोच से? क्या दिमाग में आ रहा है? कोई आइडिया? सामने वाले के बारे में बात करना, और कुछ? सामने वाले से बात करना, आप बात कैसे डिलीवर करें, आप अपनी बात कैसे डिलीवर कर रहे हैं, और पहचानना सामने सामने वाले को पहचानना, और कुछ? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सामने वाले। और कोई आइडिया? अच्छा, आप में से जिन जिन लोगों ने इस तरह से कहा कि अपनी बात कैसे कन्वे कर रहे हैं और सामने वाला जो है उसको पहचानना, इस चीज को अगर हम थोड़ा सा मिला कर देखें तो यू अप्रोच बनती है। यू अप्रोच इज बेसिकली कि आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला मेरी किस तरह की, सामने वाला बात को किस तरह समझेगा, मैं अपनी बात उसी तरह डिलीवर करूँ, ठीक है। सो जब मुझे समझ आ गया कि आपको किस तरह की लैंग्वेज में चीजें समझ आ जाएंगी इजीली, मैंने वो अप्रोच अपनाई, ठीक है। तो ये मेरी यू अप्रोच कहलाएगी। इसी तरीके से जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं या फॉर्मल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऑन करते हैं जो इंटरपर्सनल है, तो हम यू अप्रोच अप्लाई करते हैं उस पर। मेरा बॉस किस तरह का आदमी है? बहुत सारे लोग डिफरेंट होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप में से भी होंगे, कुछ लोग होंगे जो फीलर्स होते हैं, यानी कि वो जो चीज अच्छी लग रही है बस वही करनी है। अब उसमें यानी जिसमें वाइब आएगी मैं वो काम करूंगा, ठीक है। अब उसमें मुझे नुकसान हो रहा है लेकिन वाइब आ गई। कुछ लोग होंगे जो बेचारे फायदा और नुकसान देख रहे होंगे, भैया इसमें फायदा है ये करना है, इसमें नुकसान है ये तो मैं नहीं करूँ, यानी कि वो पैसों के हिसाब से सोच रहे हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि अब यार मेरे सारे दोस्त करेंगे तभी मैं करूंगा, राइट। अगर दोस्त नहीं कर रहे अब तो बोरिंग, राइट। तो ये क्या है? ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं लोगों की चीजों को समझने की, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपके बॉसेस डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिससे प्रॉफिट लॉस देख लो, उनको अगर आप ये बताएंगे जाके कि आपको नहीं पता बॉस ये जो प्रोडक्ट है इसमें अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे ये बड़ा अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग बड़े खुश है, कंपनी के लोग भी खुश, वो कहना है मुझे ये सब नहीं देखना, क्या प्रॉफिट होगा या नहीं। तो आपको उससे किस लहजे में बात करनी है? सिर्फ उसको क्या बताना है? प्रॉफिट लॉस, कि इस चीज में बेनिफिट है ये काम करने में या नहीं है, ठीक है। अगर कोई बॉस ऐसा है कि यार ये सब छोड़ो, पैसे ऐसा तो होता रहेगा, इवेंट हुआ कैसा, लोग कैसे, मतलब लोगों ने कैसा फील किया, अगर आप ये उसको बताएंगे नहीं हमें ना इस इतने बड़े इवेंट से तो बहुत नुकसान हो सकता है और ये हो सकता है, वो कहता है मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि लोगों को हमारा नाम पता होना चाहिए और अब ये होना। अब आप वहाँ किस तरह की बात कर रहे हैं? प्रॉफिट लॉस, तो क्या वो आपको अच्छा एम्प्लॉय समझेगा? नहीं समझेगा। तो इसका मतलब है कि यू अप्रोच कम्युनिकेशन का बिल्कुल मेन पार्ट है। अगर आप यू अप्रोच अप्लाई करते हुए सारी चीजें लिख रहे हैं तो आपके लिए आसानी है। अब पेपर में यू अप्रोच आप कैसे अप्लाई करते हैं उसका सिंपल तरीका है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है। क्वेश्चन जो आ रहा है इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर को क्वेश्चन में दी हुई जो भी इंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड एक लेटर चाहिए। अगर आप उससे हटके थोड़ा भी लिख रहे हैं या उस बात को थोड़ा भी घुमा कर करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा ज्यादा सही लग रहा है, तो वो आपका लेटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको इंक्वायरी करने के लिए कहा गया है लेकिन आप जो है कंप्लेनिंग टोन में या आप बहुत ज्यादा किसी चीज को एडवर्टाइज या मार्केट करने में लग गए, तो उसका मतलब है कि दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके हैंड जेस्चर्स से पता चलता है। बहुत से लोग पेन क्लिक करते रहते हैं, देखा है? क्लिक 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 क्लिक, ये कौन लोग होते हैं? कंफ्यूजन, ठीक है। उसने कहा या तो वो कंफ्यूज है, उनको कोई चीज समझ नहीं आ रही। एंशियस का मतलब ये है कि वो हर वक्त ये सोच रहे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या आगे क्या होगा, आगे कल क्या करना कर रहा है, मतलब सस्पिशियस नहीं, कंफ्यूज, वो बेसिकली एंजाइटी है। ये आपको पता है पेन क्लिकिंग, टांगे हिलाते रहना, ये एंजाइटी है। एंजाइटी का मतलब है इस मोमेंट को ये बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ आगे का सोच रहे, घर 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 अब क्या करें, अच्छा अब अगली क्लास पता नहीं उसमें क्या पढ़ना है, मैंने वो काम किया, ये इस तरह ये क्या हो रहा है, ये एंजाइटी है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चले? वो अपने मुंह से नहीं बोल रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज का ऐसा एक पूरा एक वो बन रहा है और कि आपको समझ आ रही है। आपको एक बात बताएं, आपने वाइब का वर्ड यूज किया था, ठीक है। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग इट सेवरल टाइम्स, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। मैं से भी पूछूं, आप लोगों को वाइब्स पता कैसे चलती है?
किसी से बात करे बगैर वाइब्स कैसे पता चलती है? फील आती है ना? किस तरह से फील आ रही होती है? मतलब एक आप कमरे में आए, आपको अक्सर लोग कहते हैं ना कमरे में आते ही एक वाइब फील हुई, क्या है वो वाइब, कैसे फील हुई? क्या नोट करते हैं आप जो आपको वाइबिंग स्टार्ट होती है? वाइबिंग इज बेसिकली फीलिंग के आपको कोई फील आती है, तो क्या फील, कैसे आती है फील? हाँ बोलो, कुछ है दिमाग में? तुम्हें वाइब आई है कभी? ऐसे पूछ रही हो, कभी आई है? हाँ तो कैसे कैसे? ठीक है, इन्होंने कहा ड्रेसिंग से, सो ड्रेसिंग सेंस कुड बी वन ऑफ द कोड जिससे आपको पता चल जाता है कि वाइब आ रही है, ठीक है? और क्या चीज हो सकती है जिससे आपको कोई वाइब मिलती है? बताइए दादा। कुछ गाना सुनने से भी vibe आती हाँ, यानी कि लिसनिंग, ठीक है, आपने किसी कुछ सुना और आपको एक वाइब, एक फील क्रिएट हो गई। और वॉचिंग ऑब्वियसली, तो वो ड्रेसिंग सेंस कह रहा है ना कि एंटर हुआ, उसने देखा, उसको एक वाइब आई, ठीक है? एनवायरनमेंट होता है उससे भी वाइब बनती है, जैसे कि हम कहीं गए डिनर के लिए, तो अब वहाँ का एम्बियंस कैसा है वो, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। एम्बियंस, ठीक है, तो एम्बियंस से भी आपकी वाइब क्रिएट हो रही है, ठीक है? सो ये सारी चीजें क्या है, हमेशा याद रखें कि ये वो नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं जिससे हमें बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है। जब आप इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, आपको कभी भी वो कैंडल लाइट एनवायरनमेंट नहीं देंगे, है कि कमरे में टिमटिमाता छोटा सा बल्ब है और आप आती और पढ़े, ठीक है? नहीं देंगे आपको ऐसा एनवायरनमेंट। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो आपको नॉन वर्बली क्या बता रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूट जहां पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, खिड़कियां भी नहीं है आपको, देखा? क्योंकि तुम लोग सीए के स्टूडेंट हो, तुम लोग इधर उधर देखोगे डिस्ट्रैक्ट, तुम लोग को सिर्फ ये देखना है और पढ़ो किताब और बोर्ड, दैट्स इट, राइट? आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है? तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि नहीं, वैसे अभी आपको पता चलेगा कि हाउ दिस जोक बिकम्स रियलिटी। सो द थिंग इज के ये मैं आपको बता एक मैं आपको सिर्फ एनवायरनमेंट का एग्जांपल, इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप देखेंगे आप अपने मूड के हिसाब से आप जगह सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें विंडो के करीब बैठना है, कुछ लोग कहते हैं हमें ऊपर बैठना है, कोई रूफ टॉप कह रहा होता है, वो कहते हैं नहीं हमें इंडोर बैठना है। आप ये क्यों कह रहे होते हैं? इसलिए क्योंकि आप नॉन वर्बली चीजों को फील कर रहे होते हैं। तो इंसान सबसे ज्यादा जो फोकस करता है कम्युनिकेशन में वो नॉन वर्बल को करता है, ठीक है? सो इस तरीके से आपकी नॉन वर्बल जेस्चर्स बनते हैं, ठीक है? प्लस ये कि जब आप कहीं जाते हैं आपको कैसे पता चल जाता है कि सामने वाले का मूड अच्छा है, इससे बात करूं या ना करूं? अब्बू सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ आवर लाइफ। व्हेन यू नीड समथिंग, आपको कोई चीज चाहिए होती है और आपको अब्बा से ही चाहिए होती है, तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने अब्बू के साथ फ्रेंडली है? लाइक कुछ भी कभी भी मांग सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों रेहान, तुम बिल्कुल भी नहीं हो? तो तुम्हें जब कोई चीज उनसे चाहिए होती है क्या करते हो? मम्मा बोलते हैं, इनडायरेक्ट चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है? तो और अगर डायरेक्ट उनसे बात करनी हो तो आप क्या देखेंगे सबसे पहले? मूड कैसा है उनका, मतलब मूड कैसा है, फिर जरा घुमा फिरा के, क्योंकि ये वो कोशिश, आपकी ये कोशिश होगी कि जो चीज, जिस तरह की चीजें उन्हें पसंद है, पहले मैं वो बोलूं या वो वाली बातें निकालूं और फिर मैं अपने मकसद पे आऊं, राइट? यही आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? पहले पढ़ाई की बात है ना, उसके बाद फिर मतलब की बात है, राइट? तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, हम यू अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कम्युनिकेशन जब भी होगी तो आपकी यू अप्रोच के थ्रू हो रही होगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपकी क्लास आज होती है एंड, मैं आपको कोई राइटिंग का काम नहीं दे रही, मैं आपको रीडिंग का काम एक दे रही हूँ, ठीक है? जब आप बुक देख रहे हैं तो बुक पे एक तीसरा टॉपिक है मैसेजेस। आगे बढ़े, मैसेजेस की कोई हेडिंग है? ठीक है, तो मैसेजेस की हेडिंग से लेकर आप पढ़ेंगे, आगे बढ़े, और आगे बस यहाँ तक, ठीक है? और ये आइडिया जनरेशन आप चाहे ना पढ़े, यानी कि पेज नंबर कौन से लिए? 5 to 8, ठीक है? पेज नंबर 5 से पेज नंबर 8 तक आप पढ़ के आएंगे, ताकि जब हमारी नेक्स्ट क्लास हो जो ट्यूसडे को होगी तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगी कि आपको कितनी समझ आई है, ठीक है? एंड देन हम राइटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि आइडिया जनरेशन प्लानिंग है, ठीक है?
फिर हम राइटिंग की प्रैक्टिस पे आएंगे, लेकिन अभी उससे पहले तक आप ये 3 पेज रीड करके आए, और जो चीज नहीं इसमें समझ आएगी वो आप अंडरलाइन या ब्रैकेट कर लेंगे ताकि मुझसे यहाँ पे पूछ लें, ठीक है। चलो, वैसे ही तुम्हें पीडीएफ पे मिल जाएगी, इसकी पिक्चर्स क्यों ले रहे हो, तो करवा लो नीचे जाके, कौन सी बड़ी बात है, राइट। कोई क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन ले लूं, थैंक यू। अच्छा, इस वजह से हमेशा बोर्ड, अच्छा क्या भाई, हाँ अपने क्वेश्चंस रिपीट करें अब आप लोग, अब्रेश और आई थिंक मुजम्मिल, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। अब तुम लोगों की कोई क्लास है, PRC 5 है ना आई गेस, चलो इजी और अच्छी मजेदार। हाँ, इफ देर इज नो वीडियो देन नॉन वर्बल कैसे अफेक्ट करता है, इफ देर इज नो वीडियो भाई तो फिर नॉन वर्बल का कैसे पता चलता है, अगर आपके सामने पिक्चर ही ना आ रही हो, यानी कि मैं आपके सामने नहीं होंगी, तो आपको मेरा आप नॉन वर्बली कैसे मेरी बात होगी, नॉन वर्बल कैसे पता चलेगा आपको मेरा, टोन से। वेरी गुड, टोन 20% काम करती है अगर आप बोर्ड पे देखें। तो जब हमारे सामने कोई, अब जैसे हम टेलीफोनिक डिस्कशंस पे होते हैं या हम व्हाट्सएप पे होते हैं, तो आप यूजुअली बंदे को देख नहीं रहे होते हैं, लेकिन आपको उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स और उसके टोन से पता चलने लगता है कि भाई वो गुस्से में, एक्साइटेड है, खुश है या नहीं है, राइट। तो आप वहां पर, तो फिर वर्बल में आगे हम बात करेंगे। हाँ, तो नॉन वर्बल तो आपका सिर्फ सामने ही प्रेजेंट हो सकता है या टोन से प्रेजेंट हो सकता है, दैट्स इट। टोन की जब पता चलेगी ना वो कुछ बोलेगा। हाँ, तो नहीं, तो टोन में दोनों मिक्स है ना, नॉन वर्बल भी तो है ना। अब अगर मैं आपसे एक बात जैसे बोलूं कि क्या कहते हैं, आपका क्या नाम है, हसनैन। हसनैन, मुझे आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं, और इस क्लास के हिसाब से तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आप चेंज कर लें। आपको क्या लग रहा है क्यों लगी आपको बेइज्जती, आपका टोन अच्छा था लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि जब मैंने जो बात बोली थी, आप, ये टोन अच्छा टोन नहीं था बाय द वे, ये टोन जो था ना बिल्कुल मोनोटोन था, और मोनोटोन अक्सर नेगेटिव होता है, ठीक है। ज़ॉम्बीज को देखा है ना, वो सब बेचारे वो एक ही तरह के होते हैं, मोनो थॉट्स होती है उनकी, ठीक है, वो उनके पास कोई अपना दिमाग नहीं चल रहा होता, वो ब्रेन कंट्रोल्ड होते हैं, तो आपको वो अच्छे लग रहे होते हैं, तो फिर ये है। तो इस बेसिकली टोन से पता चलता है। मैम, हमें जस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन MCQs बेस्ड मिलेगा एग्जाम में, बाकी सब एक्सप्लेन करना है, हाँ अनफॉर्चुनेटली। मोनोटोन का मतलब होता है जिसमें किसी किस्म की वेरिएशन ना आए, यानी कि एक ऐसी आवाज में बात करना, यानी कि जिसमें ना मैं कभी लाउड हो रही हूँ, कभी ना मेरा पिच लो हो रहा है, और मैं बिल्कुल एक लेवल पे बात करती हुई जा रही हूँ। यूजुअली मोनोटोन पे कौन लोग बात करते हैं, कभी नोट किया है आपने, किस प्रोफेशन में ज्यादा बात होती है? एक जॉब है, उन बेचारों को बहुत ट्रेन किया जाता है कि वो मोनोटोनिक रहे, कस्टमर केयर ऑफिसर, ठीक है। वो आप उन पे फोन करके चीख लें, आप उनसे आराम से बात कर लें, वो बेचारे एक ही तरह से आपसे बात कर रहे होंगे, वो मोनोटोनिक होते हैं, वो बेचारों की जॉब है ये, दे आर फोर्स्ड टू डू दैट, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। चलो, और कोई क्वेश्चन? इमेजिनेशन क्या अफेक्ट नहीं करती कम्युनिकेशन में वीडियो ना होने की सूरत में? ऑब्वियसली करती है, इसलिए करती है कि जब आप किसी की बात सुनते हैं, किसी के वर्ड्स पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको कैसे पता चलता है कि सामने वाला किस टोन में आपसे बात कर रहा है। आपको डेफिनेटली आप इमेजिनेशन को कभी भी फोकस मत करते रहिएगा बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस इमेजिनेशन से नहीं चलता है। यहाँ पर आपको फोकस करना होगा एनालिसिस पे, ठीक है। तो आपका एनालिसिस स्ट्रांग होना चाहिए। आपको, अगर आपके सामने कोई बंदा नहीं है और उसने कुछ लिख के आपको भेजा, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका मूड अच्छा था या नहीं? आप उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स देखें, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको कभी भी, क्लास से एक बात सुन ले, कम्युनिकेशन आपको कभी भी ये नहीं सिखाता कि आपको पूरी तरह से नॉन वर्बल पे डिपेंडेंट रहना है हर फॉर्म में। जब आप किसी का लेटर रिसीव करते हैं तो वहां नॉन वर्बल का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेटर आपके पास आ कैसे रहा है, रिटन फॉर्म में। तो वहां आपका एनालिसिस क्या होना चाहिए? सिर्फ उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स और पंक्चुएशन, जिससे आपको पता चल जाए कि उसने किस लिए और क्या बात कैसे कही है, ठीक है। क्योंकि नॉन वर्बल
स्पोकन और प्रेजेंटेशन और मीटिंग में काम आती है, ठीक है। तो अगर आप ये कहेंगे नॉन वर्बल हर जगह क्यों नहीं काम आ रही है और यहाँ आ रही है तो कैसे आ रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स ओके, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, फिर लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।